Sixth standard History and Civics, Chapter 10 Ancient India Culture. Cultural मतलब सांस्कृतिक. So there are total 5 topics in this chapter. First topic is language and literature. Second is life of the people. Third is science. Fourth is centers of education. Then fifth is art and architecture. So let's start with the first topic of this chapter, language and literature. There was an uninterrupted literary tradition in ancient India. This literature was produced in the Sanskrit, Ardha Magadhi, Pali, and Tamil languages. It included religious literature, treatises on grammar, epics, plays, stories, etc. So प्राचीन भारत में, एंशियंट भारत में, इंडिया में साहित्य लेखन की अखंड परंपरा थी. ठीक है, लिटरेचर लिखने की, ठीक है, ये ट्रेडिशन था एंशियंट भारत इंडिया में. सो साहित्य का यह लेखन, ठीक है, साहित्य मतलब ही होता है लिटरेचर. सो साहित्य का यही लेखन संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और तमिल भाषाओं में हुआ. उनमें धार्मिक साहित्य, व्याकरण ग्रंथ मतलब एक ग्रामर, देन महाकाव्य, इपिक, देन नाटक, प्लेस, कथा साहित्य, स्टोरीज जैसे लेखन का समावेश है. ठीक है, ये सब का उस लिटरेचर में समावेश है. सो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे संगम लिटरेचर. शायद अपन ने इसके बारे में इसके कुछ पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है. सो देखते हैं. तो संगम मीन्स अ गैदरिंग ऑफ लर्न्ड मैन. The literature compiled in such gatherings is known as Sangam literature. It is the most ancient literature in Tamil. Silappatikaram and Manimekhalaya are two of its well-known epics. From Sangam literature, we learn about the political and social life in South India during the period. So, संगम साहित्य के बारे में पढ़ते हैं. तो संगम का मीनिंग होता है विद्वान साहित्यकारों की सभाएं होता है. ठीक है, क्या होता है? विद्वान साहित्यकारों की सभाएं, गैदरिंग. जो भी लर्न मैम, जो भी विद्वान लोग रहते हैं, उनका गैदर होना, एक जगह जमा होना. ठीक है, वो उसको बोला जाता है संगम. संगम मीनिंग. सो इन सभाओं में संकलित साहित्य मतलब संगम साहित्य के रूप में परिचित है. ठीक है, ये जो गैदरिंग होना, इसे बोला जाता है संगम लिटरेचर. सो यह साहित्य तमिल भाषा में सबसे प्राचीन साहित्य है. ये जो लिटरेचर है ये तमिल के अंदर ज़्यादा फेमस हुआ है. ठीक है, और इस साहित्य में सिलप्पदिकारम और मणिमेखलीय प्रसिद्ध महाकाव्य है. ये दोनों जो महाकाव्य है, एपिक है, ये दोनों फेमस है. ठीक है, सो संगम साहित्य के माध्यम से, उसके ज़रिए से दक्षिण भारत के प्राचीन समय के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है. रिलीजियस लिटरेचर. द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इंक्लूड अगम ग्रंथ, त्रिपिटका एंड भगवद गीता. सो धार्मिक मतलब रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक. तो धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे. सो इस साहित्य में आगम ग्रंथ, त्रिपिटक और भगवद गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ है. दिस आर द मेन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट. ठीक है, इन द रिलीजियस लिटरेचर. द जैन आगम ग्रंथ आर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेजेस ऑफ अर्धमगधी, श्रवस्तिनी एंड महाराष्ट्री. द Agam Granthas are a collection of the teachings of Vardhaman Mahavir. Literary works like Mahapuranas, biographic stories, etc. are available in the Abhabrahmasha language. Siddhasen Divakar wrote Samyasutta, a work in Prakrit on jurisprudence. Vimal Suri has told the story of Rama in Ponchariya, a poetic work in Prakrit. Haribhadra Suri's Samyarachakaha and Udyatan Suri, Kuvalya Malakaha are well-known works.
such difficult names ना. So जैन आगम ग्रंथ धर्ममागधी, शौरसेना और महाराष्ट्र जैसी प्राकृत भाषाओं में लिखे गए हैं. कौन सी? जैन आगम ग्रंथ. ये सब लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज में. सो वर्धमान महावीर के उपदेश आगम ग्रंथों के एकत्रित किए गए हैं, ठीक है. आगम ग्रंथ में पूरे जितने भी उनके उपदेश है वो लिखे गए, एकत्रित लिखे गए हैं. सो अपभ्रंश भाषा में महापुराण, चरित्र, कथा ये सब साहित्य पाया जाता है. किसमें? लिटरेरी वर्क्स विथ महापुराणस, ठीक है. अब अपभ्रंश भाषा में महापुराण, चरित्र और कथा ये सब साहित्य पाए जाते हैं. एंड सिद्धसेना देवाकर ने न्यायशास्त्र से संबंधित समय सूत्र नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे, ठीक है. इसको क्या बोला जाता है? न्याय शास्त्र. जूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है न्याय शास्त्र. ओके. विमल सूरी में पौंचर्य, ठीक है. विमल सूरी में पौंचर्य नामक प्राकृत काव्य में राम कथा बताई गई है, ठीक है. राम के बारे में राम स्टोरी बताई गई है ये इसके अंदर. एंड विमल सूरी हरिभद्र सूरी का समरा इच्छ कहा और उद्योतन सूरी का कुवल यमाला कहा, ठीक है, आर वेल नोन वर्क्स. ग्रंथ भी विशेष प्रसिद्ध है, फेमस है, वेल नोन है. ओके. Tripitaka has 3 pitakas or parts. The word pitaka means a basket or collections. Here it means a collection. Here it means a section. Sorry. The Tripitaka is written in Pali. It consists of 3 categories of text. First is Sutta Pitaka. It includes the text of Gautama Buddha teachings or sermons. They are called suktas. Then second, Vinay Pitaka. The word Vinay here means rules. The Vinay Pitaka gives the rules of behavior which bhikkhus and bhikkhunis in the Bauddha Sangha should follow in their day-to-day lives. Then third है Abhidhamma Pitaka. In this Buddhist doctrine has been explained. A text title Attakatha, which explains the Tipikatas, is well known. Learned women composed gathas, narratives about their own experiences. They have been compiled in the Therigatha. They are in the Pali language. Okay. So त्रिपिटक में 3 पिटक है, ठीक है. त्रिपिटक में 3 पिटक है, मतलब पार्ट्स है. पिटक का मीन्स होता है क्या होता है? बास्केट. ओके. बास्केट मतलब होता है पेटी. हिंदी में इसको पेटी भी बोलते हैं. सो पिटक का मीन्स होता है पेटी, ठीक है, कलेक्शन. सो यहाँ उसका मीनिंग क्या है? विभाग, मतलब ही पार्ट, सेक्शन. यहाँ पे उसका मीनिंग है सेक्शन. सो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं और इसमें 3 अलग अलग प्रकार के साहित्य समाविष्ट है, ठीक है. फर्स्ट है सूत पिटक. इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश वचनों को एकत्रित किया गया है और इन वचनों को सूक्त कहते हैं. देन सेकेंड है विनय पिटक, ठीक है. सेकेंड इज विनय पिटक. यहाँ विनय शब्द का मीनिंग है नियम, ठीक है, रूल्स. विनय का मीनिंग है रूल्स. और इसमें बौद्ध संघ के भिक्खुओं और भिक्खुनियों को दैनिक जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए इसके नियम दिए गए हैं, ठीक है. कैसा बिहेव करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, इसके नियम दिए, लॉज दिए. देन है थर्ड अभिधम्म पिटक. इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन को समझाया गया है. और
त्रिपिटक की व्याख्या करने वाला अर्थकथा, अर्थकथा मतलब ये होता है अर्धकथा, अर्धकथा नामक ग्रंथ प्रसिद्ध। ये जो ग्रंथ है ये फेमस है। सो विदुषियों ने अपने अनुभव बताने वाली गाथाओं की रचना की है। उन गाथाओं को थेरी गाथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थेरी गाथा। ठीक है। और थेरी गा सो ये गाथा है पाली भाषा में। जो थेरी गाथा है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है। ठीक है। द भगवद गीता विच इज अ sacred text of the Hindus is a part of the Mahabharata. The Bhagavad Gita tells us that each one of us should do our duty without expecting rewards. It also says that the path of devotion to God is open to all. So, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भगवद गीता, महाभारत का ही एक अंग है। ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत, भगवद गीता। भगवद गीता में कहा गया है कि फल की आशा न करते हुए अपना अपना कर्तव्य करे। ठीक है। फल मतलब कुछ एक्सपेक्ट मत करो, जो जो तुम्हारी ड्यूटी है वो करो। ठीक है। कुछ फल मतलब मिलेगा मुझे अगर मैं ऐसा करूँ, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग सबके लिए मुक्त है। मतलब डिवोशन ऑफ गॉड, बात ऑफ डिवोशन टू गॉड। डिवोशन मतलब भक्ति, भगवान की भक्ति सबके लिए फ्री है, मुक्त है, ओपन है। ठीक है। आदि शंकराचार्य lived during the 8th century CE. He emphasized knowledge and renunciation. He wrote commentaries explaining the Upanishads, Brahma Sutras, and the Bhagavad Gita. He established 4 mouths in 4 directions of India at Badrinath, Dwarka, Jagannath Puri, and Sringeri. So, in 8th century में आदि शंकराचार्य हुए थे। ठीक है। उन्होंने ज्ञान और वैराग्य जैसी बातों पर बल दिया। ठीक है। क्या दिया उन्होंने? एम्फोसाइज, नॉलेज और डिन्यूसिएशन पे उन्होंने एम्फोसाइज किया और ज़्यादा ध्यान दिया, बल दिया। सो साथ ही उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता ग्रंथों पर भाष्य लिखकर उनका अर्थ स्पष्ट किया। उन्होंने भारत की 4 दिशाओं बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी स्थानों पर 4 मठों की स्थापना की। ठीक है। मठ, उन्होंने 4 मठ एस्टैब्लिश करवाए, ये चारों डायरेक्शन में, इंडिया के 4 डायरेक्शंस में। ओके, दिस इज द इमेज ऑफ आदि शंकराचार्य। देन Kautilya wrote the Arthashastra, in which he discusses at length what constitutes an excellent administrative system. So, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा और उत्तम शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसका विस्तृत विचार विमर्श कौटिल्य ने इस ग्रंथ में किया है। ठीक है। कि कैसी होनी चाहिए, मतलब उत्तम शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है। एक्सीलेंट administrative system. Then treatises on grammar, मतलब ग्रामर को हिंदी में बोला जाता है व्याकरण, तो व्याकरण ग्रंथ। ठीक है। अष्टाध्यायी written by the grammarian Panini is considered to be the standard work on Sanskrit grammar. Patanjali wrote Mahabhashya. It explained the principles given in Panini's अष्टाध्यायी. So, व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ लिखा। ठीक है। पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य ग्रंथ लिखा है। और इस ग्रंथ में पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी ग्रंथ में दिए गए सूत्रों का स्पष्टीकरण किया है। इट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स। ठीक है। गिवन इन पाणिनि अष्टाध्यायी।
देन आता है अभी नेक्स्ट है अर्शा एंड क्लासिकल एपिक्स। अर्शा एंड क्लासिकल एपिक्स मतलब ये आर्ष और अभिजात महाकाव्य। क्लासिकल बोलते तो होता है अभिजात। सो रामायण एंड महाभारत आर द टू आर्षा एपिक्स ऑफ एंशियंट इंडिया। आर्ष मीन्स composed by rishis or sages. The Ramayana was composed by the rishi Valmiki. The main character of Ramayana is Sri Ram. Mahabharata has been composed by the Saga Vyas. Its main theme is the war between the Kauravas and Pandavas. It also tells us about Lord Krishna's life. The Mahabharata provides a comprehensive picture of the various human sentiments and emotions and their consequences. So प्राचीन भारत में मतलब एंशियंट इंडिया में रामायण और महाभारत दो आर्ष काव्य महाकाव्य है। आर्ष का मीनिंग होता है ऋषियों द्वारा रची गई रचनाएं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्ष? कंपोज बाय ऋषिज। ठीक है। सो रामायण महाकाव्य वाल्मीकि द्वारा रचा गया है। किसने रचा रामायण? वाल्मीकि ने रचा है। और रामायण की कथा के नायक है श्री राम। महाभारत महाकाव्य व्यास ऋषि द्वारा रचा गया है। ठीक है। महाभारत इज कंपोज बाय व्यास। ठीक है। व्यास ऋषि द्वारा वो रचा गया है। तो कौरव और पांडव के बीच का युद्ध महाभारत का विषय है। महाभारत के अंदर मेनली क्या बताया गया है? कौरव और पांडव के बीच में क्या युद्ध था, वॉर था, उसके बीच में। और रामायण के अंदर क्या बताया गया था? श्री राम के बारे में। ठीक है। उनके बारे में कथा बताई गई है। सो इस महाकाव्य में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है। महाभारत में विभिन्न मानवीय भाव भावना और उनके परिणामों के व्यापक दर्शन होते हैं। ठीक है। समटाइम्स देर इज सच ए पीरियड in the history of language, literature and art that its glory remains undiminished even later on. The art, literature, etc. produced in such a period is said to be classical. Raghuvansha and Kumar Sambhava by Kalidas, Kirtanujaya by Bharavi and Shishupallavad by Megha are well-known compositions of the ancient period written in classical संस्कृत। सो भाषा, साहित्य और कला, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट की परंपरा में कोई कालखंड ऐसा भी होता है कि भविष्य में भी उसकी गरिमा और गौरव अभावित रहती है। मतलब कुछ ऐसा कालखंड, ऐसा कुछ हिस्ट्री तैयार हो जाती है जो ग्लोरियस होती है लेटर ऑन, मतलब बाद में भी वो चलती जाती है वो हिस्ट्री। सो ऐसे कालखंड में निर्मित साहित्य, कला, ये सब को अभिजीत साहित्य के रूप में जाना जाता है। अभिजीत संस्कृत भाषा में कालिदास द्वारा रचित रघुवंश और कुमार संभव भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय और माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध प्राचीन कालखंड के ये महाकाव्य है। ठीक है। ये जो नाम आपको दिख रहे हैं ये सब प्राचीन कालखंड में लिखे हुए महाकाव्य है। ठीक है। इन क्लासिकल संस्कृत। अभी आता है थिएटर, मतलब ही नाटक। इंडिया हैज़ एन एंशियंट ट्रेडिशन of telling a story through songs, music and dance. These arts have been discussed in great detail in the Natya Shastra by भरत मुनि। गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से किसी कथा को प्रस्तुत करने की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। मतलब सॉन्ग गा के, म्यूजिक एंड डांस, ये सब का यूज़ करके अपन कोई भी स्टोरी को बता सकते हैं। ऐसी जो परंपरा ये भारत में पुरानी है। इन कलाओं की विस्तृत चर्चा भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में की है। When these arts are presented with supporting dialogues, they are known as theatre. Among the ancient Sanskrit plays, Swapnavasa Vuddutta by Bhasa, then अभिजंग शकुंतला बाय कालिदास एक्सेट्रा आर फेमस। ओके, कौन से फेमस थे? देन संवादों के माध्यम से की जाने वाली इन कलाओं की प्रस्तुति को नाटक
कहते हैं। जो भी ये सब के ज़रिए जिस मतलब अपन कोई भी इसको कोई भी स्टोरी को शो कर रहे गायन वादन और नृत्य से, उसके बोला जाता है थिएटर या फिर नाटक। ओके, तो प्राचीन संस्कृत नाटकों में भास नाटकार का लिखा स्वप्नवास व दत्त, कालिदास का लिखा अभिज्ञान शाकुंतल जैसे अनेक नाटक विख्यात है, मतलब फेमस है ये दोनों। ओके, नैरेटिव लिटरेचर मतलब भी होता है कथा साहित्य, कथा नैरेटिव। So in the ancient times, storytelling was used to educate people through entertainment. Gunadhyas Bruhat Kathas, written in a language called Paisachi, is well known. Panchatantra, composed by Pandit Vishnu Sharma, is an excellent example of narrative literature. This text has been translated into many languages. Similarly, Bauddha Jataka tales are also very well known. प्राचीन समय में इन द एंशियंट टाइम भारत के कथा साहित्य का उपयोग मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था। तो नैरेटिव का क्यों यूज़ किया जाता था कि एंटरटेनमेंट के ज़रिए से वो क्या करते थे, लोगों को पढ़ाते थे, एजुकेट करते थे। पैशाची नामक भाषा में गुणाढ़ का लिखा बृहत कथा ग्रंथ प्रसिद्ध है। विष्णु शर्मा नाम के विद्वान द्वारा रचित पंचतंत्र ग्रंथ कथा साहित्य का उत्कृष्ट नमूना है और इस ग्रंथ का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मतलब ये ग्रंथ को बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। बौद्ध जातक कथाएं भी विख्यात है, मतलब फेमस है। बौद्ध जातक जितने भी टेल्स है, स्टोरीज है, वो भी फेमस है, वेल नोन है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि लाइफ ऑफ द पीपल, मतलब जनजीवन। ओके, the literature of ancient India sheds light on the way of life of the common people of the time. Those were prosperous times due to the flourishing internal as well as foreign trade. The society was divided into different castes. There were organizations of traders as well as artisans. These organizations were called shrenis. Trade was carried out by sea as well as land routes. Indian goods like fine textiles, ivory, precious stones, pieces, beautifully made earthen pottery were in great demand in foreign countries. The main crops were rice, wheat, barley, and lentil. The diet of the people included food items made from these beside meat, fish, milk, ghee, and fruits. The people mostly wore cotton garments, though silk and woolen garments were also worn. Their clothes resembled today's dhoti, uparane, mundas, sari, etc. The concept of stitching cloths was introduced in India during the Kushana period. Okay. So, Janjivan, life of the people. प्राचीन भारत के साहित्य द्वारा तत्कालीन जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में देशांतर्गत और सुदूर देशों के साथ चलने वाले व्यापार मतलब ट्रेड के कारण संपन्नता और समृद्धि का निवास था। ठीक है, फ्लरिशिंग इंटरनल एज वेल एज द फॉरेन ट्रेड। देन समाज विभिन्न जातियों में बांटा हुआ था, मतलब जो भी अपनी सोसाइटी थी वो डिफरेंट कास्ट में डिवाइड कर लिया गया था। विभिन्न कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे, मतलब बहुत सारे कारीगरों, आर्टिसियंस एज वेल ट्रेडर्स, ठीक है, व्यापारी और कारीगरों के संगठन थे। उन्हें श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते थे? श्रेणी। व्यापार जलमार्ग और सड़क मार्ग से चलता था और मलमल के वस्त्र, हाथी दांत, मूल्यवान रत्न, मसाले के पदार्थ, उत्कृष्ट बनावट वाले मिट्टी के बर्तन, ये सब भारतीय वस्तुओं को विदेश में बड़ी मांग थी। ठीक है, ये सब जितने भी थे सबको डिमांड बहुत थी, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा डिमांड थी ये सब चीज़ों की। तो चावल, गेहूँ, जौ, मसूर,
प्रमुख फसलें थी। ठीक है, राइस, चावल, वीट, गेहूँ, बार्ले मतलब जौ, और लेंटिल मतलब भी मसूर। सो ये सब की क्या थी, ये ज़्यादा प्रमुख फसलें थी, क्रॉप्स थी। तो लोगों के भोजन में इन अनाजों से बने विभिन्न पदार्थ, मांस, मछली, दूध, घी और फलों का समावेश रहता था। लोग मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे। ज़्यादातर लोग सूती मतलब ही सिल्क, ठीक है, सिल्क वगैरह का यूज़ करते थे। सो देन साथ ही रेशमी और ऊन के वस्त्र भी उपयोग में लाते थे। सिल्क और वुलन के भी जो क्लॉथ्स है वो अपने यूज़ में लाते थे, और वे वस्त्र लगभग आज के वस्त्रों जैसे धोती, उत्तरीय वस्त्र, देन साफा, साड़ी के समान थे। मतलब अभी जैसे अभी की जो भी अपने क्लॉथ्स है उसके जैसे ही थे लगभग। सो कुषाणों के कार्यकाल में वस्त्र सिलने की पद्धति से भारतीयों का क्या हुआ, परिचय हुआ, कि मतलब स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ से भारतीयों का परिचय हुआ कुषाण पीरियड के अंदर। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक है साइंस। ये साइंस मतलब ही विज्ञान, हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान। उसमें ही है फर्स्ट, साइंस के अंदर फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेडिसिन, है ना। सो मेडिसिन मतलब ही होता है चिकित्सक विज्ञान। मतलब अपन मेडिसिन साइंस, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में अपन नॉलेज लेंगे। सो इंडियन मेडिकल साइंस इज नोन एज आयुर्वेदा। मतलब भारतीय वैद्यक शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है। इट हैज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द symptoms of an illness, its diagnosis and treatment. Also, much thought has been given to prevention of illness. Jivika was a well-known Vaidya at the court of King Bimbisara. The Charaka Samhita contains detailed information about clinical diagnosis and pharmacy. It was written by Charak. The famous surgeon Shushruta has discussed the diagnosis of different ailments and their remedies in his treatise, the Shushruta Samhita. The importance of this text is that it discusses the different causes leading to injuries, fractures, their types, and the various types of surgeries required for them. The text was translated into the Arabic language and was called Kitab-e-Susud. Vagbhata also wrote many books on medical science. The Ashtang Sangraha and Ashtang Hridaya Samhita are the most important of them. The Buddha Bhikkhu Siddha Nagarjuna in his book Rasaratnakara describe various chemicals and metals. Okay. So आयुर्वेद की लंबी परंपरा रही है। मतलब ही जो आयुर्वेद है वो उसकी बहुत उसका ट्रेडिशन चला है अपना। So आयुर्वेद में रोगों के लक्षण, रोगों का निदान, रोगों पर किया जाने वाला उपचार जैसे बातों का विचार किया गया है। So साथ ही रोग न हो इसके लिए क्या करना चाहिए इसका भी विचार किया गया है आयुर्वेद के अंदर। ओके। सो बिंबिसार के दरबार में जीविक नाम का विख्यात वैद्य था। ठीक है, बिंबिसार के कोर्ट के अंदर एक जीविका नाम का एक विख्यात वैद्य था, फेमस। चरक संहिता ग्रंथ में चिकित्सा विज्ञान और औषधि विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गई है। ठीक है, इन डिटेल बताया गया है चरिका संहिता के अंदर। और यह ग्रंथ चरक ने लिखा है। किसने लिखा? चरक ने लिखा है। और शल्य विशारद सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में विभिन्न रोगों का निदान और उपचारों की जानकारी प्राप्त है। तो ये वाला जो सुश्रुता संहिता इसके अंदर बहुत सारे
क्या लिखा है, मतलब कोई भी बीमारी है उसकी रेमेडी, उसका उपचार, इसके बारे में भी इसमें लिखा है। और इस ग्रंथ की विशेष बात यह है कि इसमें विविध कारणों से लगने वाले घाव, हड्डियों का टूटना, उसके प्रकार और उन पर की जाने वाली शल्य क्रियाओं के मतलब ऑपरेशंस के प्रकारों पर विचार विमर्श किया गया। ओके, ये सब के बारे में भी उसमें है। सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था। उसका जो ये है जो भी बुक है उसको कौन सी भाषा में किया गया था, अरबी भाषा में उसका ट्रांसलेटेड इन अरेबिक लैंग्वेज। ओके, अरबी भाषा में उसका अनुवाद ट्रांसलेट किया गया था और उसको नाम क्या दिया था, किताब-ए-सुसूद था। उसका नाम था किताब-ए-सुसूद, वो जो ट्रांसलेटेड किताब थी। वाग्भट ने वैदिक शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे और उसमें अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता प्रमुख ग्रंथ है, मेन। ठीक है, ये दोनों जो ग्रंथ है ये दोनों फेमस है, प्रमुख, इम्पोर्टेंट। और बौद्ध भिक्खु सिद्ध नागार्जुन द्वारा लिखित रसरत्नाकर ग्रंथ में रसायनों एवं धातुओं के विषय में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, रसायन और धातुओं के बारे में, केमिकल्स एंड मेटल्स के बारे में जानकारी मिलती है इसके अंदर, रसारत्नाकर में। ओके, तो अभी अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ओके, दिस विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग, मतलब गणित और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। The ancient Indians had studied mathematics and astronomy at great depth. Indians were the first to use the numerals 1 to 9 and 0. They invented the concept of decimal system in which the value of a digit changes according to its place, ekam, daham, units and tenths, etc. The scientist Aryabhat wrote the book Aryabhatiya, which included many formulas for mathematical operations. He stated that the earth revolves around the sun. Varhamihar wrote the famous text Panchasiddhantika in the 6th century AD. This text discusses principles of Indian astronomy along with the principle of astronomy from the Greek, Roman and Egyptian civilization. Okay. So प्राचीन भारतीयों ने गणित और खगोल विज्ञान विशेषों का गहन अध्ययन किया था। ठीक है, डीप स्टडी की थी किसके बारे में, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में। सो 1 से 9 और 0 नंबर्स का उपयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। ठीक है, फर्स्ट इंडियन ही था जिसने 1 से 9 और 0 का यूज़ किया है। सो इन नंबर्स का मूल्य एकम, दहाई के स्थानानुसार बदलता है। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, मतलब यूनिट टेंस अपन पढ़े ना 6th स्टैंडर्ड में मैथ्स के अंदर, यूनिट टेंस, 100, 1000। ओके, जस्ट लाइक दैट। सो यह प्राचीन भारतीयों को मालूम था कि ऐसा होता है करके, एकम, दहाई, दहम। ठीक है, आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा था। उसने गणितीय क्रियाओं के अनेक सूत्र दिए। ठीक है, आर्यभट्ट ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर्मूलेस भी बताए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जितने फॉर्मूलेस उसमें वो लिखे उन्होंने। देन आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी भी था। ठीक है, वो आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी भी बहुत पढ़ते थे, उनको भी बहुत ज्ञान था उसके बारे में। उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, मतलब जो अपनी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है। और इन 6th सेंचुरी में वराहमिहिर ने पंचसिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा, पंचसिद्धांत नामक क्या लिखा उन्होंने, ग्रंथ लिखा। और उसमें भारतीय खगोल विज्ञान के सिद्धांतों के साथ साथ यूनानी, रोमन और इजिप्शियन संस्कृतियों में पाए जाने वाले खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का विचार भी किया है। ये सब में जितने भी प्रिंसिपल्स थे ग्रीक, रोमन एंड इजिप्टियन के सिविलाइजेशन के, उसके बारे में भी उन्होंने पढ़ा है, डिस्कस किया है अपने बुक में, टेक्स्ट में। द टेक्स्ट
The text of the mathematician Brahmagupta, who lived in the 7th century CE, were translated into the Arabic language. तो इन 7th century में हुए गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के लिखे ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया इन अरबी। तो ये था मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में और साइंस के बारे में। अभी अपन फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मतलब ही शिक्षा के केंद्र, सेंटर्स। देयर वर मेनी फेमस सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो केम देयर फॉर देयर स्टडीज। सो प्राचीन भारत में शिक्षा के बहुतायत ख्याति प्राप्त केंद्र है। ठीक है, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन है इंडिया के अंदर फेमस से। सो वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों से भी छात्र आते हैं। मतलब कुछ ऐसे सेंटर्स है, फेमस सेंटर्स है, वहाँ पे फॉरेन बाहर के भी कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। देन तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ओके, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी को बोला जाता है विश्वविद्यालय। Takshashila was an important city on the ancient Indian trade route. Today, it is in Pakistan. Archaeological evidence found there suggests that the city was established in the 6th century BC. Jivika, a contemporary of Gautama Buddha and a famous Vaidya, had studied at Takshashila University. By the 4th century BC, the fame of the university had spread far and wide. Chandragupta Maurya, the founder of the Maurya Empire, was educated at this university. The grammarian Panini and the Vaidya Charaka were also students of Takshashila University. The Greek historian who accompanied Alexander have also given a description of the university. They have stated that such a university did not exist anywhere in Greece. The famous Chinese Buddha bhikkhus, Fahian, who came to India around 400 CE, also visited the Takshashila University. Okay, so Takshashila University के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, इम्पोर्टेंट सिटी प्लेस था। सो यह प्लेस, यह सिटी अब वर्तमान में अभी टुडे कहाँ पे, पाकिस्तान में है। सो वहाँ पाए गए पुरातत्विक प्रमाण के आधार पर दिखाई देती है कि तक्षशिला नगरी इन 6th सेंचुरी में बसाई गई थी। ठीक है, जो तक्षशिला सिटी बोल दो, कोई भी जो नगरी है, ठीक है, तो ये 6th सेंचुरी में उसको बसाया गया था। गौतम बुद्ध के समकालीन जीवक नाम के वैद्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी और इन 4th सेंचुरी तक्षशिला यूनिवर्सिटी की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। इन 4th सेंचुरी में ओके, तक्षशिला जो भी वहाँ पे पढ़ाई होती थी वो उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हुई थी। व्याकरणाचार्य पाणिनि, वैद्य चरक भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ही विद्यार्थी थे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग वहाँ से पढ़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने वहाँ से पढ़ा हुआ है। एंड सिकंदर के साथ आए हुए यूनानी ग्रीक इतिहासकारों ने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। सिकंदर के साथ आए हुए जो ग्रीक लोग हैं उन्होंने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि यूनान में कहीं भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है। मतलब ग्रीक में उन्होंने ऐसा लिखा है, ग्रीक में कहीं भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, मतलब उन्होंने तारीफ़ की है तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। देन चीनी बौद्ध भिक्खुस फाहियान लगभग इन 400 CE में भारत में आए थे और उस समय वह तक्षशिला मतलब यूनिवर्सिटी भी गया था। वो जब आए थे इंडिया में तो वो उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भी विजिट किया था। द यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड एजुकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स such as Vedic literature,
बुद्धिस्ट फिलोसॉफी एंड इकोनॉमिक्स, लॉजिक एक्सेट्रा। सो इस यूनिवर्सिटी में वैदिक साहित्य, बौद्ध दर्शन और अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, ये सब विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। ओके, ये सब के बारे में भी उसमें यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। सो वाराणसी के बारे में पढ़ते हैं। द रिवर गंगा हैज़ टू ट्रिब्यूटरीज, वाराणसी एंड एसी। द सिटी लोकेटेड बिटवीन देम केम टू बी कॉल्ड वाराणसी। Since ancient times, it has had centers which provided education in the areas of Vedic as well as Jain and Buddhist philosophy. So वाराणसी, then वर्णा एंड आसी, ठीक है। वर्णा और आसी, ये जो वर्णा और आसी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ है। ये दो अलग अलग नदियाँ, ओके, वर्णा और आसी गंगा की दो सहायक नदियाँ हैं और इन दो नदियों के बीच बसे हुए शहर को वाराणसी नाम प्राप्त हुआ है। ओके, ये दोनों नदी के बीच में एक सिटी लोकेट है, उसे नाम दे दिया है वाराणसी। सो प्राचीन समय से वेदों तथा जैन और बौद्ध दर्शनों की शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र वाराणसी में थे। ओके, जो भी वैदिक और जैन के फिलॉसफी के बारे में बताते हैं, एजुकेशन देते हैं, वो वाराणसी में थे। अभी वल्लभी, ठीक है, वल्लभी के बारे में पढ़ते हैं। वल्लभी वॉज एन एंशियंट सिटी इन सौराष्ट्र, गुजरात। फ्रॉम द 5th to 8th century CE, it was an important center of Jain and Buddhist philosophy. Yunchong and Itzing, the Chinese Bauddha bhikkhus has visited वल्लभी। सो गुजरात के सौराष्ट्र में वल्लभी नामक प्राचीन नगर था। एंड इन 5th to 8th century, ठीक है, 5th से तो 8th century तक जैन और बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था वहाँ तक। ओके, सो युआनशोंग और इत्सिंग नामक चीनी बौद्ध भिक्खु वल्लभी में आए थे। कहाँ पे आए थे? वल्लभी में आए थे, उन्होंने विजिट दिया था वल्लभी में। ओके, नेक्स्ट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। The remains of the ancient Nalanda University can be found near today's Patna city in Bihar. Emperor Harshvardhan made generous donation to his university. According to description of Yungshong and Itzing, Nalanda University could accommodate thousands of students. The library stocked thousands of books. Okay, then students seeking admission to the university had appear for examination at the entrance gate. Okay, so अभी वर्तमान में टुडे बिहार के पटना शहर के पास में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी का अवशेष है। इस यूनिवर्सिटी को हर्षवर्धन ने उदारमना से दान किया है। मतलब इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने दिल खोल के इसमें उसने दान किया है, डोनेट किया है। सो युंगशोंग और इत्सिंग ने इस यूनिवर्सिटी का वर्णन किया था और उस वर्णन के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी में हज़ारों विद्यार्थी के रहने की सुविधा थी। ठीक है, मतलब ही थाउजेंड्स लोग उस यूनिवर्सिटी में रह सकते थे और उस यूनिवर्सिटी के ग्रंथालय में हज़ारों ग्रंथ थे। मतलब लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स थी। यहाँ प्रवेश पाने के लिए मतलब इसमें एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटियों को प्रवेश द्वार पर परीक्षा देनी पड़ती थी। विद्यार्थियों स्टूडेंट्स को। सो जो भी स्टूडेंट्स लोग थे उनको क्या देना पड़ता था? पहले एंट्रेंस गेट पे एग्ज़ाम देना पड़ता था इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, मतलब इतनी वो फेमस थी नालंदा यूनिवर्सिटी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का सील है, जो स्टैम्प बोलते हैं अपन, मुद्रा। ठीक है, ओके। देन अभी आता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो अभी इस यूनिवर्सिटी बारे में पढ़ते हैं। विक्रमशिला, दिस यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड नियर टूडेज भागलपुर इन बिहार। सो ये भी बिहार में लोकेटेड। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अ किंग नेम धर्मापाल in the 8th century CE. It had 6 viharas, each having its own separate entrance. Okay. अभी वर्तमान में बिहार के भागलपुर के पास
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, उन्नीस था। सो इन 8th सेंचुरी में धर्मपाल नामक राजा ने इसकी स्थापना की। ठीक है, इसको क्या क्या बनाया, इस्टेब्लिश किया। सो वहाँ 6 विहार थे और प्रत्येक विहार का स्वतंत्र प्रशेष द्वार था। हर विहार 6 विहार थे और हर इसके लिए एक सेपरेट एंट्रेंस था, सेपरेट गेट था। ओके, तो ये थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ओके, तो नेक्स्ट है कांची। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द पल्लव डिनेस्टी 6th century CE, Kanchi in Tamil Nadu emerged as an important center of education. It was a center for the teaching and learning of Vedic, Jain and Buddhist texts. So, पल्लव राजसत्ता के टाइम पे इन 6th century वर्तमान तमिलनाडु में कांची शहर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, इन तमिलनाडु। सो वहाँ वैदिक और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। वैदिक और जैन और बुद्धिस्ट धर्म का क्या किया जाता, टीचिंग और लर्निंग वहाँ पे किया जाता, वो सेंटर पे। तो वो था कांची। बस इसके बारे में सब थोड़ा दिया है, थोड़ा दिया है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, जो कि है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब स्थापत्य और कला। Indian architecture reached its peak during the Maurya and the Gupta periods. The stone pillar erected by Emperor Ashoka at various places are excellent examples of Indian sculptures. The stupa at Sanchi and cave sculptures at Udayagiri, Khandagiri, Kerala, Nashik, Ajanta, Ellora, etc. show that the same tradition advanced even further. The art of making images was developed during the Gupta period. Temple architecture developed during the region of the Chalukya and Pallav dynasties in South India. The temples of Mahabalipuram are a testimony to this architecture. The art of making bronze images of deities emerged during the period of the Pallavas. The iron pillar Mehroli near Delhi is evidence of the advanced knowledge of metallurgy of the ancient Indians. Okay, so मौर्य और गुप्त के कार्यकाल में भारतीय स्थापत्य काल का विकास चरण सीमा पर था। ठीक है, एकदम मतलब पीक पे था, एकदम चरण सीमा पे था। सो सम्राट अशोका द्वारा विभिन्न स्थानों पर निर्मित पाषाण मतलब पत्थर के स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण है। सांची के स्तूप और कारले, नासिक, अजिंठा, वेलूर मतलब एलोरा, ये सब स्थानों पर निर्मित गुफाओं के माध्यम से वही परंपरा अधिकाधिक विकसित होती गई, मतलब और बढ़ती गई धीरे धीरे, यह दिखाई देता है। तो गुप्त कार्यकाल में भारतीय मूर्तिकला का विकास हुआ और दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव राजसत्ताओं के कालखंड में मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ, मतलब वो उसमें और बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुआ। देन इसके प्रमाण महाबलीपुरम में के मंदिर है। पल्लव राजसत्ता के कालखंड में कांस्य धातु से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना प्रारंभ हुआ, मतलब ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, देवी देवताओं की जो भी मूर्ति वगैरह थी वो सब बनाना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। सो दिल्ली के पास मेहरौली में गुप्तकालीन लौह स्तंभ के आधार पर प्राचीन भारतीयों का धातु विज्ञान विषय ज्ञान कितना उन्नत था इसका बोध होता है। सो जो भी मेहरुल नियर दिल्ली, यहाँ पे जो आयरन पिलर है, मतलब ही लोहे का स्तंभ पिलर, तो उससे अपने को ये पता चलता है कि कितना एडवांस नॉलेज था उनको मेटलर्जी के बारे में, क्योंकि वो इतने सालों से है, 1500 साल से वो वहाँ पे है। ठीक है, 1500 ईयर्स से वो आयरन पिलर बन के और उसको अभी तक से जंग भी नहीं लगा। तो मतलब इससे अपने को पता चलता है कि उनका कितना एडवांस नॉलेज था, उन्होंने कितने इससे बनाया होगा, उसे कितना सोच समझ के कौन से धातु का यूज़ किया होगा, कौन से मेटल्स का यूज़ किया होगा, है कि नहीं।
Thus, it is clear that ancient Indian culture was very prosperous and advanced. In the next chapter, we will study India's contact with other civilizations and its far-reaching impact. तो हमने देखा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं उन्नत थी. नेक्स्ट चैप्टर में हम भारतीय संस्कृति और विश्व की अन्य संस्कृतियों के बीच हुए संपर्क तथा उसके दूरगामी परिणामों का परिचय प्राप्त करेंगे. सो इस चैप्टर में तो इतना ही था. एंड यहाँ पे इसकी कुछ एक्सरसाइज दी है, इसके वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जब जाके आप इसकी जो भी एक्सरसाइज है उसे डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे एक इमेज दी है जो कि है द पिलर, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली. मेहरौली के आयरन पिलर का इमेज दिया है. ऐसा दिखता है जो आयरन पिलर, इसको अभी तक से जंग नहीं लगा. सोचो 1500 साल पुराना पिलर है, 1500, माय गॉड. और यहाँ पे एक ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ नटराज, ये तो आपने देखा ही होगा.